आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6C। एक्सरसाइज 6C बहुत ज्यादा सिंपल आसान एक्सरसाइज है। आप कहोगे भैया ये सिंपल आसान एक्सरसाइज है तो क्या एक्सरसाइज 6A 6B की तरह है? नहीं, ये एक्सरसाइज पूरी अलग है, डिफरेंट है पूरी एक्सरसाइज 6A 6B में। क्यों? क्योंकि उन एक्सरसाइज में एपी की बात की गई थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी। इस एक्सरसाइज में बात किया जा रहा है जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब ये जीपी होता है क्या है, ये कितना अलग है एपी से, थोड़ा सा वो अगर हमने समझ लिया तो हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर बेसिक डिटेल दी गई है, आप बेसिक अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट होता भी है तो कमेंट करके हमें बता दो। तो चलो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये जीपी होता क्या है, कैसी सीरीज होती है जीपी में, और किस सीरीज को देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जीपी है या एपी है। ये सब सीख लेंगे, काम बन जाएगा। देखो अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास एक सीरीज है नंबर की, हमने कहा 2 है, 4 है, और यहाँ पर है हो गया हमारे पास 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और हम आपसे पूछे ये जो सीरीज है नंबर की ये किस तरह की एपी है जीपी, तो आप कह दोगे भैया ये तो है हमारा एपी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमारा कॉमन है। किसी भी नंबर की सीरीज के बीच का डिफरेंस अगर कॉमन होता है तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। ये खास बात होती है एपी की। बट अगर हम लोग बात करें जीपी की, जीपी किस तरीके की सीरीज होती है, कैसे इन्हें पहचानते हैं, उसके लिए हम लोग इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 625, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 125, ये हो गया। यहाँ पर है हमारे पास 25, और 25 के बाद है हमारे पास 5 एंड सो ऑन, ये सब है। ठीक है, छोड़ दो अब इसे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया पहले तो हम पहचानेंगे ये जीपी होती क्या है, कैसे पहचानते हैं किसी सीरीज को कि ये जीपी क्या है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा टर्म होगा ना उसको लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे पहले वाले टर्म से, 625। तो यहाँ पर 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से कर दो तो यहाँ पर कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, है ना। 25 5 जा हो जाएगा 125, यानी कि 1/5 मिल गया। अच्छा, ये 1/5 हमें मिला है रेशियो में मिल रहा है, देख रो, रेशियो बोल देते हैं या फिर फ्रैक्शन बोल देते हैं। रेशियो में अगर बोलोगे तो 1/5 कुछ इस तरीके से। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर है 25 यहाँ लिखा हमने। अब इसके डिवाइड में इसके आगे वाला नंबर 125, अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 5 है, डिवाइड में क्या है वो 25 है। इस बार इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 1/5 आया। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ये सीरीज है नंबर की, इस सीरीज में सभी का रेशियो सेम आ रहा है, जो रेशियो हमारा कॉमन है। तो जब कभी भी हमारा रेशियो कॉमन होगा, देखो 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी जीपी है। कि बात समझ में आ गई। एपी तो आपने समझा था, आज हम लोग समझ रहे हैं जीपी। और जीपी कैसे समझते हैं कि किस सीरीज को जीपी कहते हैं, एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज का रेशियो कॉमन आएगा उसे हम लोग जीपी बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा है जीपी क्या होता है, समझ में आ गया ना। तो चलो अब छोटी छोटी बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि जीपी का जो पहला टर्म होता है ना उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यहाँ पर हो गया 625 हो गया। और जैसे कि कॉमन डिफरेंस इसका हुआ करता था उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते थे, है ना। वैसे इसमें जो रेशियो आ रहा है उसे हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर देंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि है 1/5। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब जैसे हमारे पास एपी में हमें कोई टर्म फाइंड करना होता था तो हम लोग an लिख देते थे या फिर हम लोग tn लिख देते थे, ऐसे करके फाइंड कर लेते an प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, याद है ना। वैसे ही जब कभी हमें जीपी में कोई भी टर्म फाइंड करना है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं tn। बट यहाँ पर जो t होगा वो कैपिटल होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि जो t है ये किस में लगाया जा रहा है, जीपी में लगाया जा रहा है या एपी में लगाया जा रहा है। तो ये हो गया tn इक्वल्स टू a r, यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1,
ये हो गया हमारे पास। ये बस बेसिक चीजें थी। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। देखो जो जीपी होती है ना वो बनती कैसी, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ए, फिर हो जाएगा हमारे पास ए आर, फिर हो जाएगा हमारे पास ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारे पास एपी का जनरल फॉर्मूला। सिंपल। ये कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, ये इसको और डिटेल में हम बताएंगे जब हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा जरूर, आपको बस इतनी चीजें पढ़ लेनी है। अगर इसमें भी आपको कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बता दो भाई। अगर ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को समझना काफी मुश्किल हो सकता है, बट डोंट वरी। आप इस चैनल पे आए हो, नए हो, कभी वीडियो नहीं देखी तो सब्सक्राइब कर लो। आपको ना मैथ हलवा बना देंगे, हर एक चीज आपको समझ में आएगी और एक दिन आप जरूर कहोगे कि भैया मैथ तो बहुत आसान थी, बस आपने नहीं पढ़ाया था इसलिए टफ लग रही थी। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 6C और 6C के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। वीडियो काफी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हमने पहले हर एक चीज आपको डिटेल में बताया, इंट्रोडक्शन इसका बताया, जीपी होता क्या है। अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विस्तार से, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, तो टाइम लगेगा। बट इस वीडियो के बाद आप कहोगे भैया जीपी हो या एपी हो आप सबको निपटा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज आर जीपी। कह रहा है ये जो हमें प्रोग्रेशन दिख रहा है या फिर बोलो ये जो हमें नंबर की सीरीज दिख रही है ये जीपी है, ठीक है। राइट इट्स फर्स्ट टर्म्स कॉमन रेशियो, nth टर्म और 10th टर्म। कह रहा है कि भैया ये फर्स्ट टर्म फाइंड करो, इसका कॉमन रेशियो फाइंड करो, nth टर्म फाइंड करो और 10th टर्म फाइंड करो। ये सब फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब कैसे करेंगे चलो वो देखो। ओके तो चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सबसे पहले पूछा जा रहा है। अब इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है आप बताओ। जो सबसे पहला नंबर दिख रहा है ना वो हमारा है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 625 और इसको आप चाहो तो रिप्रेजेंट करो ए से, यहाँ पर हो गया 625। ये बात क्लियर, पहला हो गया। अब दूसरे को देखो कॉमन रेशियो अभी अभी हमने निकालना सिखाया है और हमने बताया है कि ये होता है आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमन रेशियो हो गया हमारे पास, ये देखो जो हमारे पास दूसरा टर्म होता है उसको डिवाइड कराते हैं पहले टर्म से, तो हमें क्या मिला 1/5 मिला, 1/5 इसमें भी मिला। देखो तीसरे टर्म को इसके पहले वाले टर्म से किया, चौथे वाले को इसके पहले वाले टर्म से डिवाइड किया, सब में हमें क्या मिल रहा है 1/5 मिल रहा है। तो हम बार बार नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर सॉल्व करके जरूर लिखना कि हमारे पास जो रेशियो आ रहा है, कॉमन रेशियो है वो 1/5 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। जो कॉमन रेशियो होता है उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से। गॉट इट। अब ये कह रहा है nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है हमने अभी आपको बताया है। nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर चलो इस फॉर्मूले को लिख देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास tn इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर में हो गया n-1 पार में हो गया, ठीक है। इसकी पावर है, पार बोलो पावर एक है। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, a है 625, गॉट इट, इनटू r क्या है भैया, r है 1/5 और यहाँ पर पावर लगी हुई है n-1। ये इसको ऐसे ही छोड़ दो। 625 ये होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब 25 ये होता है 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 की पावर 4 इनटू, अब ध्यान से देखो यहाँ पर है 1/5। देखो n माई ब्रैकेट खोलेंगे, n-1 पावर 1 में भी लगेगी, पावर इसमें भी लगेगी, दोनों में ही पावर लगेगी, ठीक है। तो 1 में पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही रहती है। 1 की पावर अगर हम लोग कर दे 10 कर दे 20 कर दे 200 कर दे n-1 कर दे n-2 कर दे, 1 हमेशा सख्त लौंडा नहीं पिघलता भाई, तो 1 को 1 ही रहने दो। बट 5 क्या है पिघल जाता है, देख के जब भी कोई इसके पास आएगा ये पिघल जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो n-1। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है। कहीं कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बता देना। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या लिखा है 5n-1 है। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी इस पूरे को भूल जाओ, सिर्फ 5 को लिखो। यहाँ पर 5 में पावर लिखी हुई है 4, इसको लिखो और यहाँ पर है 5 और इसमें पावर है n-1। अब ध्यान से देखना,
ध्यान से ये देखो कि ये 5 है, ये 5 है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है। जब कभी बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/5 और ये हो गया n -1, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो -4 हो जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 n-5 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 ये हो गया 5 पावर में n-5 है। बस ये हो गया हमारा इसका आंसर, यही आ रहा है। सिंपल आसान है ना, समझ में आ गया। तो tn यानी कि nth टर्म भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है फोर्थ, जो कि है 10th टर्म। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर tn की जगह पे, ये देखो जो फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले में n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, तो हमें 10th टर्म मिल जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि जो ये AP है, इस AP में जो 10th टर्म होगा, जैसे ये पहला टर्म, पहले टर्म में ये वैल्यू है, ये दूसरा टर्म है इसमें ये वैल्यू है, ये तीसरा टर्म है इसमें ये वैल्यू है, ये चौथा टर्म इसमें ये वैल्यू है, पांचवा हो गया, ये छठा टर्म हो गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसी तरीके से जो 10वां टर्म होगा ना, इसमें क्या वैल्यू होगी ये फाइंड करके बताओ। तो ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लिखेंगे, बट n की जगह पे 10 लिख देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर हमें कोई एक टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर a हमारे पास है 625, गॉट इट। और फिर यहाँ पर हो जाएगा r हो गया हमारे पास 1/5 और n की जगह पे इस बार हो जाएगा 10 -1, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 625, ये कर दिया, इनटू हो गया 1/9 है ना, तो 5 की पावर 9 नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर लिखने की कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 625 को हमने क्या लिखा था, 5 की पावर 4 लिखा था, इनटू 1 करोगे 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की पावर यहाँ पर 9 हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि अगर बेस सेम होता है, 5 देखो 5 यहाँ पर सेम है और बीच में डिवाइड लगा होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 9 -4, तो ये हो गया 1/5 की पावर 5। अब इसको चाहो तो ऐसा ही लिखा रहने दो, और अगर आप चाहते हो कि इसे सॉल्व करना तो 5 की पावर 5 क्या होता है ये हमें कमेंट करके बता देना। 5 की पावर 5 क्या होगा वो कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि तो 5 की पावर 4 होता है 6 to 5 होता है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 है ना, 2 हो गया, 5 2 जा 10 11 12, यहाँ पर हो गया 6 5 जा 30 31, 3 1 2 5 आ जाएगा, यानी कि 1 ये आ जाएगा पूरा, यहाँ पर लिख दोगे, आंसर है, लिख देते हैं 3 1 2 5। ठीक है, अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, और ये कर दोगे तो भैया सुभान अल्लाह, काम तो हो ही गया है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो भैया कमेंट कर लो, हमें नहीं लगता अब कुछ भी डाउट होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज अच्छे से समझाई है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड पे आता है। यहाँ पर कह रहा है इस बार जो AP है -27 है, ठीक है भाई, फिर है हमारे पास 9 है, फिर है हमारे पास 3, फिर 1, फिर -1/3 है, कुछ इस तरीके से AP है। क्वेश्चन ने कहा हुआ है इसका आप पहला टर्म फाइंड करो, पहला टर्म फाइंड करो, यानी कि A बता दो। देखो क्वेश्चन ने बता दिया है कि ये हमारा GP है। देखो क्वेश्चन ने कह दिया ये GP, तो हमें चेक करने की जरूरत है नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं कहता ये GP तब हमें चेक करना पड़ता, तो अब कह दिया ये GP, तो पहला टर्म GP का हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा -27। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कॉमन रेशियो बता दो, कॉमन रेशियो, कॉमन यहाँ पर है हमारे पास रेशियो। अच्छा, कॉमन रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइड में माइनस का 27 कर दो। तो इससे करोगे तो 9 से करोगे 3 टाइम चला जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आप इसको भी चेक करके देख लो, जैसे कि हमने लिखा -3, इसके डिवाइड में आ जाएगा 9 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 माइनस है। देखो माइनस नीचे नहीं लगाते, ऊपर लगाते हैं अधिकतर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम -1/3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख पा रहे हैं सभी का जो डिफरेंस है ना, जो कॉमन रेशियो है ना वो सेम है, 1/3 आ रहा है, 1/3 आ रहा है। आगे भी चेक करोगे 1/3 आएगा, इन दोनों को भी देखोगे ना तो 1/3 आएगा। माइनस नीचे आ गया, हम माइनस नीचे ना लिख के ऊपर लिख देंगे, हो गया हमारा काम। समझ में आ गया, सिंपल आसान है। तो चलो अब ये कॉमन रेशियो भी फाइंड कर लिया, अब फाइंड करेंगे nth टर्म। यही परेशान करता है बच्चों को कि nth टर्म फाइंड करना कैसे है। अभी हमने बताया था कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला T N इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास A R, पावर में है n-1,
गॉट इट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a क्या है, -27 है, ठीक है। और हमारे पास r क्या है, r है हमारे पास -1/3 हो गया, ठीक है। और n-1 हो गया हमारे पास n माइनस यहाँ पर हो गया 1। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करोगे भैया, फिर से देखो 27 क्या किसी की पावर में हम लोग लिख सकते हैं, पावर में लिख सकते हैं भैया। 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9 और 3 9 ज़ा 27 होता है। यानी कि हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, -3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, सॉरी क्यूब लिखेंगे, है ना, इनटू यहाँ पर है हमारे पास -1 अपॉन ये हो गया 3, ये हो गया n-1 हो गया। कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया बेस सेम हो रहा है, बेस सेम है यहाँ भी, तो पावर क्या होंगी हमारी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ये हो गया हमारा 3 n-1, ये वाला 1, और फिर ये सब्ट्रैक्ट हो गया -3, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया n, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और बट साइन रहेगा माइनस का, ये हो गया 4, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बता दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड इसका कर लिया, सॉरी थर्ड भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि नाइन्थ जो टर्म है ना वो फाइंड करो। नाइन्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो था tn का, n की जगह पे 9 लिख दो, और a हमारे पास क्या है, हम 27 ना लिख के -3 का क्यूब लिख देते हैं डायरेक्ट, इनटू कर दिया 1/3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1, n की जगह पे हो गया 9 -1 यानी कि 8। तो यहाँ पर हो गया -3 की पावर हो गया 3 इंटू ये हो गया -1 अपॉन यहाँ पर हो गया 3 8, है ना। ब्रैकेट खोलोगे, हटाओगे ब्रैकेट, 1 की पावर 8 आएगा, तो 8 लिखना जरूरत ही कुछ होना ही नहीं है, 1 हमेशा 1 ही रहता है, कोई भी पावर, अभी हमने समझाया आपको। बट नीचे भी तो पावर लगेगी, तो नीचे वाली पावर यहाँ लिख दी। फिर से देखा हमने बेस सेम है, पावर क्या होगी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा भैया 1 अपॉन, और यहाँ पर है हमारे पास 3, 8 -3 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि 3 की पावर 5, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेना भैया, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने सेकंड भी कर लिया है, अब इसी तरीके से इसके तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है -3/4, ठीक है, और फिर है हमारे पास 1/2, -1/3, 2/9 एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आप पहले क्या करो कि इसका पहला जो टर्म है ना वो फाइंड करके बता दो। तो पहला टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से, और ये हो गया -3/4, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कॉमन रेशियो बता दो। कॉमन रेशियो को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे बताएंगे कि जो दूसरा टर्म होता है इसको डिवाइड करते हैं पहले टर्म से। तो ये हो गया 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे -3/4 से। तो यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/-3। इतनी बात क्लियर है, कहीं कोई डाउट है कमेंट कर दो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये दोनों हमने कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग tn का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि होगा a इंटू r n-1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास a क्या है, a हो गया -3/4, है ना, इंटू r हमारे पास है 2/3, और यहाँ पर हो गया हमारा n-1 हो गया। गॉट इट। अब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो पावर है ये 2 में भी जाएगी, 3 में भी जाएगी, तो ये हो गया -3/4 इंटू 2n-1 डिवाइड में हो गया -3n- यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 1। अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है
हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 3/-3 और यहाँ पर हो गया हमारा n-1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना पावर में कुछ भी नहीं है, पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो इसे लिखेंगे 1/3, यहाँ पर हो गया हमारा n-1 तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1/-3 n-2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ये हमने कर लिया। वैसे ही अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2n-1 डिवाइड में 4 यानी कि 2 की पावर 2। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2n-1 - 2 मिल जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पर हो गया n-3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 3n-2। यही हमें सॉल्व करना था और ये हो गया इसका हमारा सोल्यूशन। अब ऐसे ही क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया इसका 6th टर्म फाइंड करो। 6th टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह में 6 लिखेंगे, AR n की जगह पे हो गया 6 - 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी वैल्यू नहीं पुट की है, अभी करते हैं। a है हमारे पास -3/4, ये कर दिया, इंटू r, r हमारे पास कितना है, r है हमारे पास 2/3, ये हमने कर दिया, और पावर हो गई 6 - 1 यानी कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखो -3/4 इंटू यहाँ पर है हमारे पास 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं बार बार, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 32, तो यहाँ पर हो गया हमारा 32, डिवाइड में है 3 की पावर 4 5 टाइम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 27 इंटू 9 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और आ जाएगा हमारे पास 24। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको काटते पीटते हैं, क्या किसी से जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 8 ज़ा 1 और यहाँ पर 4 से करेंगे 4 8 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8/81 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सलूशन। तो हमें पता चल गया है कि जो इसका 6th टर्म होगा उसमें वैल्यू होगी 8/81। क्या आपको यहाँ कोई दिक्कत आ रही है समझने में? बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन शुरुआत के तीनों हम लोगों ने अच्छे से कर लिए। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, कह रहा है सो दैट द प्रोग्रेशन 0.4 0.8 1.6 इज अ जीपी, राइट इट्स फर्स्ट कॉमन रेशियो, nth टर्म एंड 7th टर्म। चलो देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बट इस बार देखो पहले क्वेश्चन नॉर्मल दे रहा था, फिर फ्रैक्शन में दे दिया, अब डेसिमल में दे रहा 0.4 0.8 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 4, यहाँ पर जीपी हमारे पास 0.4 0.8 और फिर है 1.6 एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि इसका पहला टर्म फाइंड करके बताओ। पहला टर्म क्या हो गया भैया, 0.4, साफ साफ दिख रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका हमें रेशियो बता दो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 डिवाइड में हो गया 0.4, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया r हो गया 2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है nth टर्म फाइंड करो। तो तीसरे में हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो tn का फॉर्मूला हो गया a इंटू r, फिर पावर में है n-1, ठीक है। अब यहाँ पर a हमारे पास है 0.4 इंटू r हमारे पास है 2 और n-1, तो n-1 को हम लोग क्या लिख देते हैं, n-1 नहीं लिख देते हैं, n-1 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसको अगर हम लोग 0.4 को सॉल्व करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2/5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 10, 2 से करोगे 2/5 मिल गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2/5 लिख दिया। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, 2n-1 है यहाँ पर। अब देखो 2/5 और 2n-1 यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो हमारा इसमें इन दोनों को देखो तो बेस सेम है, तो पावर क्या होंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी,
बेस सेम है इन दोनों में, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर जब ऐड होंगी तो 2n-1 और यहाँ पर हो जाएगा +1, डिवाइड में हो गया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n आ गया, डिवाइड में हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, तो हमें जो tn मिला है वो ये मिल गया। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर? चलो, अब हमने यहाँ पर tn भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारा जो 7th टर्म है ना ये फाइंड करो। तो यहाँ पर जो 4th है इसमें 7th टर्म फाइंड करना है। तो t यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, a इंटू r n-1। a हमारे पास है 0.4 इंटू r हमारे पास है 2 और n-1 क्या हो गया हमारे पास, n-1। यहाँ पर n हमारे पास कितना है 7 -1, चलो लिख देते हैं 7-1 कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 2 की पावर हो गई 6। क्या हो गया हमारे पास, 2 की पावर हो गई 6। अब 2 की पावर 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ना फिर से 0.4 को हम लोग लिख देते हैं 2/5 इंटू 2 की पावर 6। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। कहो भैया यहाँ तो पावर दिख नहीं रही, देखो पावर नहीं दिखती इसका मतलब 1 ही होता है, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगे। 6 और 1 क्या हो जाएगी 7, तो यहाँ पर हो गया 7, डिवाइड में क्या है 5 है। अब देखो अगर चाहो तो इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, ना चाहते हो कि ऐसा ना लिखा जाए तो हम लोग इसकी 2 की पावर 7 निकालेंगे। तो यहाँ पर 128 आएगा, आप करके ज़रूर देख लेना। अब ये आ गया हमारे पास डिवाइड में 5 से करोगे तो 5 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6.6 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमने पॉइंट में इसलिए निकाला हुआ है कि जो हमें जीपी दिया गया था ना वो पॉइंट में ही दिया गया था, तो इसका आंसर भी हमने पॉइंट में निकाल दिया डेसिमल में। पिछले वाले में क्या था, हमारा जो जीपी दिया गया था फ्रैक्शन में दिया था, तो हमने कोशिश किया कि आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में आए। जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके का हम लोग जवाब देंगे, है ना। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों ने 4th कर लिया, क्वेश्चन 5th में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 768। क्वेश्चन 6 भी कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 640। क्वेश्चन 7 विच टर्म ऑफ द जीपी इज 729। देखो यहाँ पर ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे, एक समझ लिया ना तो बाकी के आसान लगेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि भैया ये बताओ जो ये जीपी है, इस जीपी का कौन सा टर्म 768 है ये बता दो। जैसे कि पहला टर्म हमें पता है कि हमें गिवन है 3, दूसरा है 6, 12, 24, यही गिवन है ना। चलो पहले लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं, आपको सब कुछ आराम से विस्तार से बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। जो हमारे पास जीपी है वो 5 है, 10 है, 20 है, 40 है एंड सो ऑन, 5, 10, 20, 40। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 600 जो 40 है इस बार ये कौन सा टर्म है ये फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे tn इक्वल्स टू हो गया a इंटू r n-1 हो गया। ठीक है, अब देखो जो tn है ना ये क्या है 640 कर दिया, a हमारा 5 हो गया इंटू r क्या होगा, r हो जाएगा हमारा 10/5, तो ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया 2n-1। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ये याद रखना। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 14, 5 2 जा 10 हो गया है ना, 45 8 जा 40 हो गया और यहाँ पर हो गया 2 और n-1। अब देखो 128 आया, 128 इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 6 जा हो गया हमारे पास, 2 से करेंगे 2 8 जा 2 2, फिर तो होगा हमारे पास 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि 2 की पावर हो गया 7 इक्वल्स टू 2n-1। हमने फिर से देखा और याद किया, किसको, भगवान को नहीं, हमने याद किया अपने एक्सपोनेंट में क्या होता था कि जब कभी भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद करो कि जब हमारा बेस सेम होता था और बीच में इक्वल लिखा होता था तो उस केस में क्या होता था, पावर हमारी इक्वल हो जाती थी। तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 n-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 8।
तो हमें यहाँ पता चला कि जो हमारा टर्म होगा वो हमारा 8 है, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल आसान था। तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है √3 कॉमा यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 कॉमा 3 √3 हो गया कॉमा 9 हो गया एंड सो ऑन, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ना देखना है कि हमारे पास क्या है, क्या किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा टर्म पूछ रहा है। 7 to 9 कह रहा है कि भाई साहब जो 7 to 9 है ना, ये कौन सा टर्म होगा इस जीपी का। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि n फाइंड करो इस बार। फिर से हम लोग टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा ए आर n-1 हो गया। अब टी एन हो गया 729 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए हो गया हमारे पास √3 इंटू आर क्या हो गया, आर देखो यहाँ पर हो गया 3 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास पहला √3। अब इसको कैसे करोगे ध्यान समझो, 3 को हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि जब कभी √3 इंटू √3 करते हैं तो हमको 3 मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 की जगह पे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो वही हमने कर दिया। डिवाइड में भी √3 था तो एक √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास √3। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर √3 मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। ये ए हमारा √3 था, आर भी हमें √3 मिला, पावर हो गया n-1 हो गया। कोई परेशानी समस्या। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 729 है ना, तो 729 को ये लिखा रहने दे, 729 लिखते हैं। अब देखो √3 इंटू √3 होता है 3, ये हो गया हमारे पास n-1। ये कर सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। एक सेकंड, पावर हमारे यहाँ लगी हुई है ना, तो देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे हमारे पास, पावर हो जाएंगे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है ना तो पावर ऐड हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, √3 n-1 प्लस 1 ऐसे मिलेगा। तो 729 हमें मिला है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3, ये हो गया हमारे पास n हो गया, यहाँ पर √3 n, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखो √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1/2, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर n है तो n रहने देते हैं। अब यहाँ पर हो गया 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हो गया n/2 हो गया। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 6 इक्वल्स टू n/2, 2 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 2 12 हो गया, और यहाँ पर हो गया n। तो हमें पता चल गया जो n है, जो ये हमारा टर्म है, जो ये हमारी वैल्यू है, ये 12th टर्म में आएगा इस जीपी के। क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। तो चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। ये कह रहा है फाइंड द जीपी हुज 5th एंड 8th टर्म आर 80 एंड 640 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है आपको जीपी बनानी है, कोई एक जीपी है, उस जीपी को बनाना है, और उस जीपी का 5th टर्म और 8th टर्म हमें गिवन है, सिर्फ 2 टर्म गिवन है, और कह रहा है पूरी जीपी बना के दिखा दो। अच्छा देखो, जीपी अगर हमें बनानी है या फिर कभी हमें एपी बनानी हुआ करती थी एक्सरसाइज 6A 6B में, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिर्फ 2 चीज़ फाइंड किया करते थे। हम लोग फाइंड करते थे पहला टर्म, और हम लोग फाइंड किया करते थे जब एपी की बात होती थी तब हम लोग डी फाइंड करते थे। बट ये तो जीपी है तो हम लोग यहाँ पर फाइंड क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर आर। अगर हमने R और A फाइंड कर लिया ना तो हम लोग जीपी आराम से बना लेंगे। अब A और R को कैसे फाइंड करना है, बस हमें यही समझना है। चलो फिर इसको समझो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आसान है, कुछ ऐसा टफ नहीं कि आपको समझ ना आए। हो सकता है पहली बार कर रहे हो, देखो इसको पहली बार तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं एक्सरसाइज 6B में और 6A में, जिसमें AP हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है जो 5th टर्म है यानी कि T5 है, वो हमें गिवन है 80, और कह रहा है कि जो हमारा 8th टर्म है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे T8 से, वो है 640। अब कह रहा है जीपी बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A × R n-1। अब देखो यहाँ पर T5 हमें गिवन है क्या है 80, तो Tn की जगह पे हमने क्या लिख दिया 80 लिख दिया, ठीक है।
ए हमें पता है क्या? नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। आर हमें पता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो इसे आर लिख दिया। हाँ, बट एन हमें पता है क्या है? 5। यहाँ पर हो गया 5 माइनस 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 80 इक्वल्स टू ए इंटू आर, और ये हो गया हमारे पास 4। क्लियर हो गया, ये हमको मिल गया है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसी तरीके से इस पे आ जाओ, है ना। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। टी एन की जगह पे 640 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए इंटू आर, और हो गया n माइनस 1। एन हमारे पास 8 है, 8 माइनस 1 क्या आता है भैया? 7 आ जाएगा, 7 लिख दो डायरेक्ट। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय, यहाँ कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए आर, और यहाँ पावर है 7 में, ए आर पावर हो गई 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 640 डिवाइड में हो गया 80। 8 8 से 64 होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ठीक है। देखो ए से ए कैंसिल हुआ, आर यहाँ भी आर है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड लगा हुआ है, तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 होगा, तो आर 3 मिल गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8 है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर हमने लिख दिया 3। अब फिर से देखो, बेस हमारा इस बार अलग है, बट पावर सेम है, बीच में क्या लिखी हुई है? इक्वल है। पावर सेम है, बीच में इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हो गया आर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। ये हम कर सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी है? चलो, यहाँ पर आर क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया। अब इसको छोड़ दो, आर हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? सिर्फ ए फाइंड करना है। तो ए को फाइंड करने के लिए क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप आर की वैल्यू को पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? A4 वाले में पुट कर देते हैं, इजी रहेगा सॉल्व करना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग आर इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में ये हो गया 80 इक्वल्स टू ए डॉट आर की जगह पे हो गया 2 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर हो गया ए इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा हो गया हमारे पास 16 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, और ये हो गया हमारे पास 80। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा चाहेगा 5, तो ए हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। हमें ए भी मिल चुका है, आर भी मिल चुका है। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिंपल सा बस AP बनाना है, GP बनाना है। GP बनाने का फॉर्मूला होता है हमारा, GP का हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा A, फिर हो जाएगा हमारे पास AR, फिर हो जाएगा AR का स्क्वायर, फिर AR का क्यूब हो गया है, और इतना बहुत है। A हमारे पास क्या है? A है हमारे पास 5, और यहाँ पर हो जाएगा AR यानी कि 5 इंटू हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा A यानी कि हो गया हमारे पास 5 इंटू R यानी कि 2 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, 3 कर देंगे, मोर देन इनफ है। 5 2 हो गया हमारे पास 10, 2 2 4, और 4 5 हो जाएगा हमारे पास 20। ये आ गया। बस अब देखो दुगना हो रहा है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, 10 का 2 से मल्टीप्लाई 20 है, 20 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 40 हो गया, और यही आएगा। तो हमारा जो GP है वो हमें यहाँ पर मिल गया है, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। तो चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 एक जैसे ही है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द GP हुज 4th and 7th टर्म आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कह रहा 4th और 7th टर्म आपको गिवन है, आपको GP फाइंड करना है कुछ इसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है। अब कैसे करेंगे चलो वो भी देख लो। जो भी हमें गिवन है ना, सबसे पहले चुपचाप उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, और कह रहा है कि भाई साहब जो 4th टर्म है यानी कि T जो 4 है वो है हमारे पास 1/18, और यहाँ पर कह रहा है जो हमारे पास T7 है वो है हमारे पास -486 -1
486 ये हमें गिवन है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्यूशन पे आ गए। टी एन इक्वल्स टू होता है हमारे पास a इंटू आर एन माइनस 1। अब यहाँ पर a क्या है, पहला टर्म है हमारा a, हमें पता है नहीं। क्या हमें r पता है, नहीं भैया हमें r भी नहीं पता है, बट n हमें पता है 4 माइनस 1। टी एन हमें पता है भैया 1/18 है, तो 1/18 लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये n 4 की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं n इक्वल्स टू 4, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ पर हो गया 1/18 इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर हो गई 3। ये हमको यहाँ पर मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरीके से इसमें आएंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास टी एन यानी कि -1/486 इक्वल्स टू a इंटू आर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 - 1 यानी कि 6 हो गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, इसको दूसरी इक्वेशन और इसको पहली इक्वेशन बोल दो, काम हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन, यहाँ पर हो गया सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a ओके r6/ar3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -1486 डिवाइड में हो गया 1/18। अब इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 18 ऊपर चला जाएगा, देखो इसका इससे होगा मल्टीप्लाई, इसका इससे होगा, तो 18 हो जाएगा हमारे पास 486। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 27 टाइम चला जाएगा, आप करके ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर -27 आ गया। क्लियर हो गई ये बात, सिंपल। चलो अब देखो ये a से a कैंसिल हो गया, बेस सेम है, r सेम हो गया है ना, पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बीच में डिवाइड है। तो ये हो गया r3 हमें मिल गया इक्वल्स टू -1/27 -1 हमें 27 मिल गया। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/27 है, और अगर इसको हम लोग लिखें क्या, इसको अगर हम लोग लिख दें कुछ इस तरीके से -1/3, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि 3 3 क्या हो जाता है, 3 3 हमारा हो जाएगा 9, 3 9 27, ये मिल गया। तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं r इक्वल्स टू -1 हमने कर दिया 3। यहाँ पर देखो पावर सेम हो गया, तो ये हम लोग इक्वल कर देते हैं, या फिर पावर से पावर आप कैंसिल भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आपको जैसे समझ में आ रहा है वो आप बोल सकते हो, समझ सकते हो। ये r हमें क्या मिल गया, -1/3 मिल गया, ये बात क्लियर हो गई। हमें r मिल गया ना, तो क्या करो, इस r को उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम तो देखेंगे इसमें इजिली सॉल्व कर लेंगे, कम कैलकुलेशन है तो इसी में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग r इन इक्वेशन फर्स्ट, 1/18 इक्वल्स टू a इंटू r हो जाएगा हमारे पास -1/3, और यहाँ पर r का है हमारे पास क्यूब, यहाँ कर दिया। तो यहाँ पर 1/18 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a इंटू 1/27, ठीक है, माइनस का देखो 27 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27/18 इक्वल्स टू हो गया माइनस का a। इसको करो कैंसिल, तो 3 से करेंगे 3 9 से 27, 3 6 18, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 3/2, माइनस को इधर भेज देंगे तो हमें a मिल जाएगा -3/2, हमें a ये मिल गया, ठीक है। और हमें यहाँ पर r ये मिल गया, r भी मिल गया, a भी मिल गया। अब हमें क्या बनाना है, GP बनाना है। तो GP बनाने के लिए नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे GP का। GP का जनरल फॉर्मूला होता है a इंटू r और a इंटू r स्क्वायर, बस यहीं तक, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। a हमें पता है क्या है, a हमें पता है -3/2 है, कॉमा a इंटू r -3/2
इंटू आर हो गया -1/3 हो गया, कॉमा ए हो गया -3/2 इंटू आर हो गया हमारे पास -1/3 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास -3/2। अब ये 3 से हमारा 3 माइनस माइनस हो जाए प्लस, यानी कि 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास -3/2 इंटू हो गया -1/3, 3 ज़ा 9 हो गया, ये से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3। ये हो गया -3/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3, 2 ज़ा 6 हो गया एंड सो ऑन। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया है हमें जीपी। जीपी हमारी हो गई -3/2, 1/2, -1/6 एंड सो ऑन। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, 3 तक कर दोगे ये भी मोर देन इनफ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं 10 और 11, तो चलो इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ना क्वेश्चन 10 और 11 देख के ना डर लग रहा होगा भाई साहब कि यार ये कैसे करें, डर लग रहा है ना, बैंड बज रही है, बहुत टफ है। बट यार सच बता हलवा क्वेश्चन है, अभी करके दिखाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर स्टैकिंग अ बॉल अ सर्टेन बॉल रीबाउंड्स 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। Find the height to which the ball rise after the rebounds 5th time if the initially dropped from a height is 120 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया क्या है ना, 120 मीटर ऊपर से एक बॉल को फेंका जा रहा है, तो वो जो बॉल जमीन में लड़ रही है, ऊपर से फेंका गया, जमीन में लड़ी और बाउंस की, जैसे पेन अभी बाउंस किया ना वैसे बाउंस किया, वो कितनी बाउंस हो रही है, वो हर बार अपनी हाइट की 1/4 पार्ट बाउंस हो रही है। इसको समझो ऐसे, बहुत आसान है भाई, 2 मिनट या हमें लगता है मुश्किल से मुश्किल 4 लाइन में आंसर आएगा इसका। ओके, इसको चेक करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो ये बॉल है ना, चिंटू बेटा ने बॉल को फेंका, ये फ्लोर है, फ्लोर में गिर रही है बॉल और फिर गिरी तो भैया ऊपर जाएगी ना। अब ऊपर कितना जा रही है, कह रही यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हाइट होगी ना उसका 1/4 पार्ट ऊपर जा रही है। मान लो यहाँ का ये हो गया 1/4 पार्ट, यहाँ गई पहली बार में, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर बॉल है ना, फिर नीचे ही आएगी, फिर नीचे आई, फिर से बाउंस हो रही है, बाउंस होगी कहाँ जा रही है, फिर ऊपर जाएगी, कितना जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी 1/4 पार्ट आ रहा होगा वहां जाएगी बॉल। ठीक है, हर बार 1/4 पार्ट तक ऊपर उठती है फिर नीचे आ जा रही है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ 5th टाइम में कितना ऊपर गई होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो पहली बार यहाँ से ड्रॉप की गई बॉल, यहाँ से लड़ी, तो इस पूरे हाइट का 1/4 पार्ट निकाल लो। 1/4 पार्ट निकालना है ना, देखो 1/4 नहीं, 4/5 पार्ट था ना, हाँ सॉरी 4/5 पार्ट। टोटल हाइट कितनी है 120 और इसका 4/5 पार्ट कर लो, तो 5 तो करोगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24 इंटू 4 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर। अरे कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9 96 मीटर ये पहली बार गई। 96 मीटर मान लो यहाँ हुआ, फिर बॉल गिरी है ना, दूसरी बार बॉल गिरी तो फिर उठेगी कितने ऊपर जाएगी। अब ये जो 96 मीटर ऊपर गई थी इसका 1/4 96 का 4/5 पार्ट। वैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि जब 5th बार बॉल यहाँ लड़ेगी और ऊपर जाएगी तो बताओ कितने मीटर ऊपर जाएगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। समझ में आ गया? बहुत आसान है यार, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 10, यहाँ पर आ जाओ, इसके सोल्यूशन में हम लोग हाइट निकालेंगे ना, तो HN इक्वल्स टू कर देते हैं 120 इंटू 4/5। कितनी बार के लिए पूछा जा रहा है, n टाइम कितना है 5 है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, तो यहाँ पर हो गया 120 इंटू 4 की पावर 5 डिवाइड में 5 की पावर 5 है ना। अब यहाँ पर हो गया 120 इंटू 4 की पावर 5 यानी कि हो जाएगा 1024, 5 की पावर 5। अच्छा देखो ये कैलकुलेशन ना आप एक बार ज़रूर कर लेना, हम करके यहाँ नहीं दिखा पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3125 हो गया। ओके देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आप खुद से करो, हमेशा खुद से ट्राई करो, क्योंकि वहाँ पर ना कोई बैठा नहीं होगा आपके पास कैलकुलेशन करना।
4 की कैलकुलेशन कैसे करोगे, 4 इंटू फोर ऐसे 5 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। 5 की करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये मिलेगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 39.32। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना बस, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो 4-5 लाइन में ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है इसकी, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ी आसान कैलकुलेशन करनी है तो 4/5 को पहले ही डिवाइड कर दो। 4/5 को पहले डिवाइड कर दो कि 0.8 आ जाएगा। 0.8 की पावर 5 कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर देना 5 बार। 0.8 इंटू 0.8 सॉल्व करोगे तो ये भी काम हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ये हो गया इसका आंसर। यानी कि 5th बार में इतने ऊपर हमारी क्या होगी, बॉल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 180 centimeter. The midpoint of its side are joined to the form another triangle whose midpoint in turn are joined to form still another triangle. If the process is continue indefinitely, find the side length of the 10th triangle so formed, the area of the 6th triangle so formed. क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? देखो अभी हम समझाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई साहब एक हमारे पास ट्रायंगल है और वो जो ट्रायंगल है हमारा कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक सेकंड इसको कर देते हैं, ओके। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा जो 11 ट्रायंगल है, क्वेश्चन है इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल समझते हो, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो और साइडों का लेंथ क्या है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाओ। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है। क्वेश्चन कह रहा है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, सभी के मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब जो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के भी मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है। अब जो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के भी मिड पॉइंट से एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ठीक है। सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। अब जो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल के भी मिड पॉइंट से हमारा ट्रायंगल बन रहा है एक और। इसी तरीके से इन्फिनाइट हमारे ट्रायंगल बन रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो हमारा 10th ट्रायंगल होगा ना, उस ट्रायंगल की साइड का लेंथ बता दो। देखो पहला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, 180 है। सभी की 180, ये भी 180 है, ये भी 180 है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहला जो ट्रायंगल है यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड है की साइड लिख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल, साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल लिख देते हैं, साइड लिख देते हैं। साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास कितना, 180, ठीक है, सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो दूसरा हमारा ट्रायंगल होगा, जो सेकंड ट्रायंगल होगा, उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी, हाफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट से बन रहा है। 180 का हाफ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा होगा हमारे पास, वो क्या होगा, वो भी हमारा हाफ हो जाएगा 90 का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45, क्योंकि हर एक जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो पहले वाले ट्रायंगल के हाफ से बन रहा है। जैसे कि ये वाला पहला ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट से बन रहा है, तो इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। क्या हो गई हमारी, हाफ हो गई। तो इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, हमारी हाफ हो जाएगी। सभी की क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको ये बता दो कि जो 10th ट्रायंगल होगा उसकी साइड की लेंथ क्या होगी, है ना, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया हमारे पास जो ए हो गया वो 180 हो गया, है ना, और जो हमारा आर हो गया, आर वो हाफ हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट से बन रहा है, ये हाफ हो जाएगा। अब टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर n-1। तो टी एन हमें पता है, नहीं पता है, तो टी एन की जगह पे हो गया 10, ए हमें पता है 180 हो गया, इंटू आर हो गया 1/2, एन हमें पता है 10, 10 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 180 इंटू 1/2 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 9 हो जाएगी। पावर क्या हो गई हमारे पास, 9 हो गई, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर है हमारे पास 180, 2 की पावर 9 मतलब हो गया 512। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से सॉरी 180 यार 80 निकल रहा है, 4 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45, यहाँ पर करेंगे तो हमें 128 मिल जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखो आंसर चाहो आप इसमें लिख दो, फ्रैक्शन में लिखना चाहो, और अगर आपको क्या करना है डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में लिख दो। डेसिमल में क्या आ रहा होगा 0.35 समथिंग आ रहा है, आप करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन कहेंगे। सेकंड वाला जो इसी का पार्ट है वो कह रहा है द एरिया ऑफ द सिक्स्थ ट्रायंगल, कह रहा है जो हमारे पास सिक्स्थ ट्रायंगल होगा ना उसका एरिया बता दो। तो एरिया हम लोग कैसे बताएंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे A6 लिखेंगे इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है 180 है, इनटू आर है 1/2, और देखो सिक्स्थ ट्रायंगल की बात की जा रही है तो 6 - 1 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 180 इंटू 5 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और ये पावर हो गई 5, यानी कि हो गए 180 डिवाइड में 32। 180 डिवाइड में हमारे पास क्या हो गया 32 आ गया। तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5.625 मिल जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट है? अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू हो जाएगा हमारे पास साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 5.625। अच्छा 3/4 क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम लोग फॉर्मूला एरिया निकालते हैं 3/4 लिखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 13.70 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है ना कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार कैलकुलेशन अगर आप कहोगे कि भैया कैलकुलेशन भी करके बता दिया करो तो वो भी हम बता देंगे, बट आपको कहना पड़ेगा। आज से हमारा जो चैप्टर 6 था सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है देखते हैं, ट्रायंगल है शायद यहाँ पर, हाँ ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जो भी एक्सरसाइज होगी ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, बेसिक को पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 नहीं 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन को एक वीडियो में आप कहोगे तो वो कर देंगे, नहीं तो अलग अलग पार्ट में बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।